साथियों नमस्कार। गांधी जयंती की इस पावन पुण्य स्मृति में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा देश और पूरा विश्व गांधी जयंती मना रहा है और आज ही के दिन 1869 में उस महान पुरुष का जन्म हुआ जिसने हमें आजादी दिलाई और गाना भी इस पर चरितार्थ होता है। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। 1869 में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने आगे बढ़कर के एक साधारण से असाधारण बनने की यात्रा को पूर्ण किया और उस साधारण से असाधारण बनने में हम भी उनके जीवन से सीखे प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और बाद में कैसे उनका जीवन आगे बढ़ा। तो 2 अक्टूबर आज इसे विश्व यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी इसे विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जन्म दिवस है। चलिए मैं आगे की बात करना चाहता हूं। एक शाम गांधी जी के नाम, तो उन्हीं पर मैं कुछ जानकारियां उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रारंभ से देना चाहता हूं। ये थोड़ा बाद में शो करूंगा आपको। प्रारंभिक जीवन की यदि चर्चा की जाए तो नाम, जैसा कि आप जानते हैं सभी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम रहा। माता पिताजी करमचंद गांधी थे, माता इनकी पुतली बाई रही। जन्म स्थान इनका पोरबंदर गुजरात है और पत्नी इनकी थी कस्तूरबा गांधी। इनके जो पिताजी रहे वो एक राज परिवार में सेवा करते रहे, राजकोट के दीवान रहे। उसके साथ साथ बीकानेर में भी उन्होंने दीवान के रूप में काम किया। विभिन्न राजाओं की रियासतों में वो काम करते रहे। तो पारिवारिक स्थिति की बात की जाए तो वो एक अच्छी स्थिति वाले अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक समस्याएं कोई नहीं थी। इनका छोटी उम्र में ही, देखिए 69 में जन्म हुआ और 1883 में इनका विवाह कर दिया गया और इनका जो विवाह कस्तूरबा गांधी से किया गया वे इनसे 1 वर्ष बड़ी थी। तो 1883 में 1 वर्ष बड़ी कस्तूरबा गांधी से साथियों इनका विवाह कर दिया गया। आगे चल के इनसे 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। अगर इसी में चर्चा की जाए तो गांधी जी का जो 5वां पुत्र होता है वो जमनालाल बजाज को कहा जाता है। जमनालाल बजाज, सेठ जमनालाल बजाज जो हैं ये सीकर राजस्थान के रहे और सीकर राजस्थान के बड़े उद्योगपति थे। ये बहुत अपार पैसा था इनके पास। और गांधी जी ने जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और कहा कि मैं साबरमती आश्रम तभी वापस आऊंगा जब मेरा आंदोलन सफल हो जाएगा, जब मैं अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दूंगा। तो गांधी जी नियम के पक्के रहे और वे साबरमती आश्रम में वापस नहीं गए। तब वर्धा महाराष्ट्र में जमनालाल बजाज ने अपनी एरिया, वहां पे उनको बहुत बड़ा लैंड पड़ा हुआ था, उसको दिया। वहीं पर वर्धा आश्रम की गांधी जी ने स्थापना की। आइए आगे की चर्चा कर लेते हैं। आगे गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से ही प्राप्त की। 1888 में ये लंदन जाते हैं और वहां से बैरिस्टर की पढ़ाई पूर्ण करते हैं, वकालत करके आते हैं। 1891 में वहां से वापस लौटे और देश में ढूंढ ही रहे थे कि कैसे रोजगार मिले। तो 1893 में ये रोजगार की तलाश में भारत से एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला, इनका केस लड़ने के लिए चले जाते हैं। तो गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने ये भारत से चले गए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसा हुआ जहां से गांधी का दिल दहल जाता है और गांधी अब तक जो सोच रहे थे पूज्य गांधी को अभी तक ये पता नहीं था। तो गांधी जी जैसे ही यहां से साउथ अफ्रीका जाते हैं और साउथ अफ्रीका में जाने के बाद इन्होंने वहां पर देखा 2 बड़े स्थान पड़ते हैं, 2 बड़े शहर हैं। एक तो है ट्रांसवाल और दूसरा है प्रिटोरिया। तो जब गांधी जी प्रिटोरिया से ट्रांसवाल की यात्रा कर रहे थे तो प्रिटोरिया से ट्रांसवाल की यात्रा करते समय महात्मा गांधी ने एक बड़ा विहंगम दृश्य देखा। वो क्या था? इन्होंने कहा कि मैं पहली बार अपने जॉब प्लेस पर आया हूं, क्यों ना मैं एसी फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट एसी में बैठ करके यहां से ट्रेन का टिकट लेकर के जाऊं। तो गांधी जी प्रिटोरिया से एसी फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट लेकर के बैठेंगे। जैसे ही उस बोगी में बैठने के बाद टिकट चेक करने वाला आया
और गांधी जी को देखा और गांधी जी को देखकर, इनका रंग सांवला था, सांवले रंग को देख करके जस्ट कहा कि यू ब्लैक जस्ट स्टैंड अप एंड गो आउटसाइड, तुम काले व्यक्ति खड़े हो और बाहर जाओ। गांधी जी सुनकर चौंक गए कि ये क्या कह दिया इसने, और गांधी जी ने कहा कि श्रीमान मेरे पास यहां पर बैठने का अधिकार है और ये रही मेरी टिकट, मैं इस सीट पर बैठने का अधिकारी हूं। जब उस व्यक्ति ने गांधी जी की इस बात को सुना तो उसको लगा कि यह अधिकार बता रहा है, तो गांधी जी को उंगली दिखाते हुए बोला जस्ट सिट हियर, आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट। तो गांधी जी को उसने ऐसे उंगली दिखाते हुए कहा, गांधी जी ने कहा क्या कर लेगा, मेरे पास टिकट है। तो वो अगला स्टेशन जैसे ही आता, अगले स्टेशन पर दो मोटे मोटे मुस्टंडे आते हैं और गांधी जी को उठा करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। गांधी जी ट्रेन से बाहर फेंक दिए जाते हैं और वहीं पर रेलवे स्टेशन पर पड़े पड़े गांधी जी रो रहे होते हैं। गांधी जी स्टेशन पर जैसे उन्हें फेंका गया वहां पर रो रहे होते, विचार करते हैं कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं बैरिस्टर हूं, लंदन से पढ़ाई करके आया हुआ हूं, जब मेरे साथ अंग्रेज ऐसा हश्र कर सकते हैं। सर अंग्रेज वहां क्या कर रहे थे? प्यारे साथियों, अंग्रेजों ने, जिसको आज ब्रिटेन कहते हैं आप, ब्रिटेन ने दुनिया के 54 देशों पर 54 कंट्रीज पर एक साथ शासन किया हुआ है, उनमें से साउथ अफ्रीका भी एक था। इंडिया में तो अंग्रेजों ने जैसा राज किया उससे कई गुना बुरा राज अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका के अंदर किया है। तो साउथ अफ्रीका में यह और बुरा राज किया हुआ है। वहां के जो लोग थे वो और ज्यादा डीप ब्लैक थे, मतलब उनका रंग बहुत ज्यादा काला था। वहां पर रंग भेद की नीति चलती थी और उन्होंने गांधी जी को भी थोड़ा सांवला देख करके यही सोचा और गांधी जी के साथ भी रंग भेद की नीति अपनाई। गांधी जी ने निर्णय कर लिया कि अब मैं इस रंग भेद की नीति के खिलाफ आगे लड़ूंगा और इस नीति के खिलाफ आगे लड़ करके अंग्रेजों को पराजित करूंगा। आगे देखिए, गांधी जी ने इसी के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में जाकर के नटाल कांग्रेस बनाई। साउथ अफ्रीका में एक छोटा सा शहर है नटाल कांग्रेस बनाई। उसके बाद 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। 1906 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। ये सत्याग्रह क्या है? सत्य प्लस आग्रह साथियों, सत्य के लिए जिद करना, सत्य के लिए लड़ जाना और ये कहना अपनी अंतिम सांस तक, ये सत्य है मैं इसको ही मानूंगा, असत्य को स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले लें। तो ये है सत्य के लिए आग्रह करना। इसे ही गांधी जी का स्टाइल या गांधीगिरी कहा जाता है। मैं आपसे कहकर रहूंगा कि श्रीमान आप गलत हैं, ये मेरा हक है और ये मैं कह के रहूंगा। गलत को गलत कह करके दिखाना या गलत को गलत कहना, ये गांधी जी का अपना मूल उद्देश्य रहा हुआ है। 1908 में प्रथम बार इन्हें जेल दर्शन हुआ, मतलब जेल गए 1908 में। आगे चल करके 1911 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। छोटी छोटी संस्थाएं बना रहे थे, अंग्रेजों के अगेंस्ट काम कर रहे थे। और 1915 में भारत में जब लौट करके आते हैं तो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और 1936 में वर्धा आश्रम की स्थापना करते हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट और सुनाना चाहता हूं आपको। 1899 में गांधी जी ने दो छोटे छोटे युद्ध हुए थे, जुलू युद्ध और बोअर युद्ध। इन दोनों युद्धों में गांधी जी ने घायल अंग्रेज सैनिकों की मदद की थी। यह साउथ अफ्रीका की बात है, जिससे उन्होंने गांधी जी को जुलू पदक और बोअर पदक, ये दो पदक अंग्रेजों ने गांधी जी को दिए। गांधी जी का नाम सभी अंग्रेजी अखबारों में छपने लगा। गांधी जी फेमस होने लगे। गांधी जी की नई स्टाइल थी, नई रणनीति थी। गांधी जी के विषय में इसीलिए कहा जाता है इन्हें कोई समझ नहीं पाया कि गांधी जी क्या थे। वो राजनेता थे, दार्शनिक थे या फिर अच्छे नेता थे, क्या थे गांधी जी की, क्या क्रांतिकारी थे। सबकी धाराएं देखने को गांधी जी में मिलती हैं, या कोई संत महात्मा थे। तो ये गांधी जी के विषय में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि गांधी जी ने वो रणनीति अपनाई और अंग्रेजों के मदद करके अंग्रेजों की नजर में आए, फिर अंग्रेजों का विरोध किया। मैं डायरेक्ट आपका विरोध करूं तो आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपको पता नहीं ये व्यक्ति कौन है। पहले मैं आपसे ही अपने आप को फेमस करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपकी बात का विरोध करूंगा। तब जाकर के लोगों की नजरों में आया कि हाँ, ये जो विरोध कर रहा है ये कोई बड़ा व्यक्ति है। ये गांधी जी का स्टाइल है। आगे देखें साथियों, तो अगली चर्चा में 1915 में गांधी जी का भारत आगमन होता है और इसे ही 9 जनवरी के दिन जब एक गांधी जी भारत आते हैं, इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, NRI डे के रूप में मनाया जाएगा।
NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे के रूप में इसे मनाया जाएगा। तो गांधी जी का भारत में भव्य स्वागत किया जाएगा। और गांधी जी ने इसी समय भारत आकर के जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो ब्रिटेन की मदद करवाई और कहा कि भारतीय सैनिकों से कि ब्रिटिश सेना की मदद करो। तो गांधी जी को उसी समय केसर ए हिंद की उपाधि मिली। और हम सब और आप समझते हैं कि गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद क्यों की। वो अंग्रेजों की मदद इसलिए कर रहे थे ताकि अंग्रेजों की नजर में वो आ सके, उनका कद ऊंचा हो सके। फिर विरोध करेंगे तब अंग्रेजों को विरोध समझ में आएगा। एक सामान्य व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं उसका विरोध, और एक व्यक्ति जो आपकी नजरों में इतने ऊंचे बराबरी का है उसका विरोध, दोनों के विरोध में अंतर है। चलिए, चंपारण सत्याग्रह, ये इन्हीं सत्याग्रहों ने गांधी जी को गांधी जी बनाया। प्रारंभिक समय में 2 वर्ष तक गांधी जी जो होते हैं वो मौन रहते हैं भारत में। इनके गुरु होंगे GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। वो कहते हैं कि अभी तुम जाइए, भारत को समझो। तो गांधी जी 2 वर्षों तक भारत के गांव-गांव की यात्रा करते हैं और पूरी यात्रा करने के बाद वो एक निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसी को उन्होंने अपना आधार बनाया। आगे के आंदोलनों को अपना केंद्र गांव को बनाया, शहरों को केंद्र नहीं बनाया। इसी कारण उनके साथ जनसंख्या जुड़ी, लोग जुड़े और गांधी जी के आंदोलन सफल हो पाए। 1917 में जब चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया, तो नील की खेती के विरुद्ध जब वे आंदोलन कर रहे थे, तो नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन करते समय गांधी जी चंपारण पहुंच जाते, चंपारण बिहार में पहुंच जाते हैं। और चंपारण बिहार में पहुंचने के बाद गांधी जी ने कई दृश्य वहां पर देखे। गांधी जी ने वहां पर सबसे पहले पाया कि जो बड़े बड़े जमीन के मालिक हैं वो मजदूरों को उनके खेत में जूते पहन करके घुसने नहीं देते हैं। और वो इसको देखते हैं कि छुआछूत इस हद तक है कि वो उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को जूते पहन करके प्रवेश करने नहीं देते हैं। तो गांधी जी ने तत्काल वहां पर जूतों का त्याग कर दिया, अपने जूते त्याग दिए कि मैं आज से उन जूतों को नहीं पहनूंगा जो एक उच्च जाति का सिंबल माना जाता है। उसके बाद गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी से कहा कि महिलाओं को सफाई के बारे में जागरूक करो। जब महिलाओं को सफाई के बारे में जागरूक किया तो उन महिलाओं ने अपनी व्यथा सुनाई कि बा, उनकी कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा कहा करते थे। तो महिलाओं ने कहा कि बा, हमारे पास एक ही धोती है, सफाई कैसे रखें। गांधी जी ने इस बात को सुना और सुनकर के ऊपर से ओढ़ने वाला जो चोगा होता है उस चोगा का त्याग कर दिया कि जब लोगों के पास एक ही वस्त्र है तब मैं इतने अत्यधिक वस्त्र कैसे पहन सकता हूं। तो ऊपर ओढ़ने वाला चोगा भी उन्होंने त्याग कर दिया। इसी समय गांधी जी को जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, इसकी सफलता के बाद प्यारे साथियों गांधी जी को एक महात्मा की उपाधि दी जाती है और महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी जाती। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। आगे चल करके जब हम बात करेंगे अहमदाबाद आंदोलन की, तो अहमदाबाद आंदोलन में महात्मा गांधी जी पहुंचते हैं और यहां जो मजदूर थे, मिल मजदूर थे, उनकी समस्याओं को सुना। मिल मजदूरों की समस्याओं को देख करके मजदूरों ने अपनी व्यथा रखी और उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, शरीर पर ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं हुआ करता था। मिल मजदूरों से मजदूरी इतनी ज्यादा इसलिए कराई जाती थी कि वो अंग्रेजी वस्त्र ताकि लोगों में फैल सके, उसका व्यापार हो सके। गांधी जी ने अंग्रेजी वस्त्रों को कम करने के लिए वहीं पर एक विचार कर लिया कि मेरी पगड़ी जो है, मेरी पगड़ी में बहुत सारा लंबा कपड़ा लगता है, मैं इस पगड़ी को त्याग कर देता हूं। 1918 में पगड़ी का त्याग कर दिया उन्होंने और पगड़ी का त्याग करके अंग्रेजी वस्त्रों की जो सिर पर बोझ था उसको भी उतार दिया कि कम से कम अंग्रेजी वस्त्र बने और अंग्रेजी वस्त्रों का परिहार हो। मुझे ऐसे कोई वस्त्रों से मोह नहीं है। इसी समय अहमदाबाद आंदोलन सफल हुआ। खेड़ा आंदोलन ये किसान आंदोलन था। इसकी सफलता पर इन्हें जवाहरलाल नेहरू जी ने बापू की उपाधि दी। तो खेड़ा आंदोलन की सफलता, ये किसान आंदोलन रहा, इसकी सफलता पर बापू की उपाधि मिली। 1919 में महात्मा गांधी महात्मा भी हो चुके थे, भारत में बापू भी बन गए थे और जन जन के नेता बन गए थे। तो 1919 तक महात्मा गांधी की अपार सफलता पहुंच चुकी थी।
देखिए, इसके पहले बीच में एक और घटना आपको बताना चाहता हूं, तो उन घटनाओं का भी मैं जिक्र करूंगा आपसे। चलिए, एक घटना और रह गई, उसके बाद मैं इसका उपसंहार करने वाला हूं। 1920 में जब उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया और 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद 1921 में इसी समय जब वे दक्षिण भारत में पहुंचते हैं, दक्षिण भारत में एक विजयवाड़ा अधिवेशन होता है और विजयवाड़ा अधिवेशन के बाद वे ट्रेन से मदुरई पहुंचते हैं। मदुरई पहुंचने पर उन्होंने देखा कि लोगों के तन पर वस्त्र नहीं है, लोग आधे अधूरे वस्त्र पहन करके रह रहे हैं। गांधी जी ने उस दयनीय दशा को देख करके अंदर से मन द्रवीभूत हुआ और उन्होंने कहा कि आज से मैं अपने ऊपर के सारे वस्त्र त्यागता हूं। उन्होंने केवल अपने पास जो धोती है वो छोटी धोती पहन करके लंगोट की तरह एक छोटी धोती धारण करने का निर्णय किया। तो मदुरई में उन्होंने ये निर्णय लिया और ये असहयोग आंदोलन के समय किया गया था, जो गांधी जी के जीवन पर काफी लोगों का बहुत प्रभाव पड़ा। जब एक लंगोटी पहन करके ही आगे 1931 में लंदन गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, तब विंस्टन चर्चिल के द्वारा उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा जाता है, अर्धनंगा फकीर कहा जाता है। गांधी जी के जीवन से कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा जो आप दूसरों में बदलाव देखना चाहते हैं वो बदलाव पहले आप अपने अंदर लाइए। एक महिला गांधी जी के पास आती है कि मेरा बेटा गुड़ खाने का बहुत ज्यादा आदी है, आप उसे कृपया गुड़ छुड़ा दीजिए। गांधी जी कहते हैं रुक जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। गांधी जी यहीं से निर्णय करते हैं मेरे खुद गुड़ खाने की आदत है, मैं खुद गुड़ खाता हूं, तो मैं उसको कैसे छुड़ा सकता हूं। गांधी जी ने स्वयं गुड़ खाना छोड़ा, फिर जाकर के उस बालक को गुड़ छुड़ाया। तो जब आप संसार में बदलाव देखना चाहते हैं, उस बदलाव को पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के दूसरों में बदलाव आप ला सकते हैं। गांधी जी ने इसीलिए अपने वस्त्रों का भी त्याग किया। जिनका मैं नेता बनने जा रहा हूं उन लोगों के जैसा तो मैं कम से कम हूं। मैं सूट बूट पहनूं, मैं महंगे कपड़े पहनूं, मैं महंगी कार में जाऊं और मैं कहूं कि गरीब भूखी बेचारी जनता का मैं नेता हूं, तो नहीं हो सकता। ये इतना अंतर नहीं होगा। मैं उनका नेता हूं तो मुझे वैसा ही होना पड़ेगा और मैं उनके जैसा ही हो पाऊंगा, तब उनकी पीड़ा को समझ पाऊंगा। गांधी जी के जीवन पर जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। अनटू दिस लास्ट, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इसी से गांधी जी 1908 में एक सर्वोदय किताब निकालते हैं, सबका उदय। अनटू दिस लास्ट का मीनिंग ये है, लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति। गांधी जी का कहना था जब आप कभी परेशान हो तो ये विचार कीजिए कि आप दुविधा में, बहुत सारे काम करने हैं, आप सोचिए कि आपके द्वारा किए गए काम से लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, जिसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, जिसके पास सब कुछ खो चुका है, क्या आपके किए गए कार्य से उसके जीवन में कुछ बदलाव होगा? यदि होता है तो निश्चित मानिए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और उस काम के साथ आपको गो थ्रू करना चाहिए, आपको बढ़ जाना चाहिए। एक और किताब थी गांधी जी के जीवन में जो वॉर एंड पीस। तो ये वॉर एंड पीस जो किताब रही, ये लियो टॉल्स्टॉय की रहती है। वॉर एंड पीस से गांधी जी ने काफी चीजें सीखी। दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है शांति का होना, युद्ध और शांति। तो दुनिया में एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ शांति। शांति जीवन का आधार होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को उन्होंने काफी अनुभव करके मेरे सत्य के प्रयोग अपनी किताब में लिखा। हरिजनों के उद्धार के लिए काम किया तो हरिजन सेवा संघ बनाया। दलितों की बस्तियों में गए, दलितों को हरिजन शब्द भी गांधी जी ने दिया और ऐसे तमाम कार्य गांधी जी के द्वारा किए गए। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस समय भी भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय में भी साथियों, जब बंगाल के नोआखली में हिंसक घटनाएं हुई तो उन हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए गांधी जी वहीं गए। इसलिए संविधान के निर्माण के समय गांधी जी संविधान सभा में नहीं रहे। भारत की आजादी के समय हमारे यहां झंडा फहराया जा रहा था, तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था,
तब भी गांधी जी उसमें उपस्थित नहीं हुए कि आजादी अभी मिली नहीं है, जब आपस में हमारे लोग लड़ रहे हों तब हमें आजादी पूर्ण नहीं मिल सकती। भारत के विभाजन की घोषणा जब सुनाई जा रही थी 3 जून 1947 को, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी घोषणा सुनाई, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश होंगे और अलग अलग राज्य होंगे, अलग अलग अधिराज्यों को हम यहां पर स्वतंत्रता सौंपेंगे। तब गांधी जी ने कहा था यह विभाजन मेरी लाश पर से होगा। तो गांधी जी विभाजन कतई नहीं चाहते थे, विभाजन के सख्त विरोधी थे। हालात परिस्थितियों ने यह ऐसा मंजर दिखाया कि भारत का विभाजन होना पड़ा और दोनों को वो सामूहिक रूप से लेकर के चलना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम या कोई भी हो, उन्हें सामूहिक रूप से एक साथ लेकर के चलना चाहते थे, परंतु विधि को यह सब मंजूर ना था। और आगे चल करके यहां गांधी जी के विषय में कहा जाए तो गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिरला भवन में संध्या काल में प्रार्थनाएं करते समय, प्रार्थना सभा में जाते समय वहीं से नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। गांधी जी के अंतिम वचन रहते हैं हे राम, और वही उनकी समाधि स्थल राजघाट पर लिखा हुआ है हे राम। तो हे राम उनकी समाधि स्थल पर लिखा हुआ है राजघाट पर हे राम। गांधी जी रोज प्रार्थना सभाएं किया करते थे। उन प्रार्थना सभाओं में सबको एक साथ मिलजुल करके रहने का उपदेश दिया करते थे। सत्य और अहिंसा गांधी जी ने अपने जीवन के ये युगल सिद्धांत माने। उनके दर्शन के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। उन्होंने एक ट्रस्टीशिप का भी सिद्धांत दिया। बहुत सारी बातें प्यारे साथियों, मैं आपसे घंटों चर्चा कर सकता हूं गांधी जी के दर्शन पर, और मैंने इन सब चीजों को गहराई से पढ़ा हुआ है, गहराई से अध्ययन किया हुआ है। तब उसके बाद आपसे इतनी सारी बातें कह पा रहा हूं तो शांत नहीं हो पा रहा हूं मैं, और कंटिन्यू आपसे बातें रखता जा रहा हूं। गांधी जी के सिद्धांतों में एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। गांधी जी कहा करते थे जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी व्यापारी वर्ग है, जो भी पैसे वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि वे संपत्ति को अपना ना समझें, वे केवल एक ट्रस्टी के रूप में काम करें। आप ये मानिए आप पैसे वाले हैं, आप व्यापारी हैं, आप में ज्यादा पैसे कमाने की क्षमता है, आप कमाइए, आपको मना नहीं किया गया है। लेकिन उस पैसे को कमाने के बाद आप उसके मालिक मत बनिए, उसके ट्रस्टी बनिए। वो ट्रस्टी बनकर के आप उस संपत्ति का संरक्षण करें और दूसरे के भले में उसको लगाएं। भारत में अजीज प्रेम जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो विप्रो के संस्थापक हैं। उन्होंने 6 राज्यों में टीचर एजुकेशन पर वो काम कर रहे हैं और वे अपनी संस्था के एक ट्रस्टी बनकर के और उस पैसे को जनता के कल्याण में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में वो पैसा लगा रहे हैं ताकि बेटर एजुकेशन हमारे इंडिया को मिल सके। इसके लिए वो काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया। जयप्रकाश नारायण गांधीवादी नेता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी, ऐसे तमाम नेता जो हैं जो गांधीवादी दर्शनों पर चले और उनकी विचारधाराओं पर अंत तक वो लड़ते रहे और सत्य के लिए आग्रह करते रहे। मेरा मानना है प्यारे साथियों, सत्य और अहिंसा ऐसे 2 हथियार हैं जिनसे लड़कर के, जिनके माध्यम से आप दुनिया की हर बुराई से लड़ सकते हैं। तो आप भी अपने जीवन में सत्य और अहिंसा की ज्योत जगाइएगा और इन्हीं 2 सच्चे सिद्धांतों के माध्यम से जीवन को जिए। एक बार पुनः आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी जयंती।